2.3 अम्ल एवं क्षारक के विलयन में कितने प्रबल होते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ अथवा OH- आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल एवं क्षारक कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे pH स्केल कहते हैं। इस pH में P सूचक है। पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है, का अर्थ होता है शक्ति। इस pH स्केल में सामान्यतः 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता तथा अथवा क्षारकता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलय के pH मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा, एवं यदि pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में OH- की सांद्रता से वृद्धि को दर्शाता है। अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति चित्र 2.6 बढ़ रही है। सामान्यतः pH सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। क्रियाकलाप 2.11 दी गई 2.2 में विलयन के pH मानों की जांच कीजिए। अपने परीक्षणों को लिखिए। आपके परीक्षणों के आधार पर प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति क्या है? बढ़ती हुई अम्ल प्रकृति। अगर 7 से कम रहेगा तो बढ़ती हुई अम्ल प्रकृति होगा तथा 7 से अगर अधिक होगा तो बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति। 7 में उदासीन होता है। H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है 7 से कम में, और 7 से ज़्यादा में H+ आयन की सांद्रता में कमी होती है। जठर रस का pH मान लगभग 1.2 होता है। नींबू का रस का pH मान लगभग 2.2 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 और रक्त का 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लगभग 14। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर का विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करेंगे। अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? दैनिक जीवन में pH का महत्व। क्या पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर 7 से 7.8 pH प्रास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी में केवल संकीर्ण pH प्रास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ। शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? आपके बागीचे की मिट्टी का pH मान क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH प्रास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक pH को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों पर मिट्टी एकत्र कीजिए एवं क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उनके pH की जांच कीजिए। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहां से मिट्टी ले रहे हैं वहां कौन से पौधे उपज रहे हैं। क्रियाकलाप 2.12 एक परखनली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी रखिए एवं उसमें 5 ml जल मिलाइए। परखनली की सामग्री को हिलाइए, सामग्रियों को छानिए एवं परखनली में निस्यंदन एकत्र कीजिए। सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से इस निस्यंदन के pH की जांच कीजिए। आपने क्षेत्र एवं पौधों के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी के pH के संबंध में आपने क्या निष्कर्ष निकाला? हमारे पाचन तंत्र का pH।
यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों के क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल दंत वल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइड कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित हो जाता है। मुंह की उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षार के दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों की आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों में मेथनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डाक पौधे की प्रकृति अनुमान लगा सकते हैं? आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हो? कुछ प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक स्रोत अम्ल सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध दही लैक्टिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक मेथनोइक अम्ल, नेटल का डंक मेथनोइक अम्ल। प्रश्न 1। आपके पास दो विलयन ए एवं बी है। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय? प्रश्न 2। H+ एक्वस आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न 3। क्या क्षारकीय विलयन में H+ एक्वस आयन होते हैं? अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं? प्रश्न 4। कोई किसान खेत की मृदा किस परिस्थिति बिना बुझा हुआ चुना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? 2.4 लवण के संबंध में अधिक जानकारी। पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा है। आइए इनके निर्माण गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। लवण परिवार क्रियाकलाप 2.13 नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एवं अमोनियम क्लोराइड। उन अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए जिससे उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है, जैसे NaCl एवं Na2SO4 सोडियम लवण के परिवार का है। इसी प्रकार NaCl एवं KCl क्लोराइड लवण के परिवार के हैं। इस क्रियाकलाप में दिए गए लवणों में आप कितने परिवारों की पहचान कर सकते हैं? लवणों का pH। क्रियाकलाप 2.14 निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्र कीजिए। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट,
सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ अन्य लवण जो उपलब्ध हो। जल में इनकी विलेयता की जांच कीजिए। केवल आश्रित जल का उपयोग कीजिए। लिटमस पर इन विलेनों की क्रिया की जांच कीजिए एवं पीएच पेपर का उपयोग करके इनके पीएच के मान का पता लगाइए। कौन सी लवण अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन है? लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाली अम्लता एवं क्षारक की पहचान कीजिए। अपने परीक्षणों को 2.4 में लिखिए। प्रबल क्षारक लवण के पीएच का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है तो ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच मान 7 से अधिक होता है तो ये क्षारकीय होते हैं। साधारण नमक में रसायन। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़ा आकार के यह क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन उपयोग कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन, क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। 2NaCl एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड एरो 2NaOH एक्वस प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। क्लोरीन गैस एनोड पर एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी है। चित्र 2.8 इन उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को दर्शाता है। विरंजक चूर्ण। आप जानते हैं कि जलीय क्लोराइड विलयन जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण CaClO2 से दर्शाया जाता है। यद्यपि वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है। 2CaOH2 प्लस 2Cl2 एरो CaClO2 प्लस 2H2O प्लस CaCl2। विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़े के विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में एवं पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 एरो NH4Cl प्लस NaHCO3। क्रियाकलाप 2.14 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी? क्या आप सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है।
2NaHCO3 एरो उष्मा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। NaHCO3 प्लस H+8 एरो CO2 प्लस H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण। इस प्रक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव, रोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण यह पेंट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। धोने का सोडा Na2CO3.10H2O। धोने का सोडा एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारीय लवण है। Na2CO3 प्लस 10H2O एरो Na2CO3.10H2O। 10H2O क्या दर्शाता है? क्या Na2CO3 को आर्द्र बनाता है? हम इसका उत्तर अगले भाग में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। धोने के सोडे का उपयोग। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरैक्स जैसी सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल का अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क है? क्रियाकलाप 2.15। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क कवचनली नली में गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या है? कवथन नली में क्या जल की बूंदें नजर आती है? ये कहाँ से आई? गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2 से 3 बूंदें डालिए। आप क्या परीक्षण करते हैं? क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है? शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों का क्रिस्टलन जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जली कॉपर सल्फेट के रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2O है। क्या आप अब बता सकते हैं कि Na2CO3.10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं? जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O है। अब हम इस लवण के उपयोगों पर ध्यान देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट एवं हेमीहाइड्रेट CaSO4.5H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। CuSO4.5H2O प्लस 1/2H2O एरो CaSO4.2H2O। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? प्रश्न 1। CaClO2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। प्रश्न 3। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? प्रश्न 4।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्रश्न 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए।